नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। और मैं हूं आपके साथ विवेक। सबसे पहले हर्ष फायरिंग की बात करते हैं। समस्तीपुर आपको लिए चलते हैं और समस्तीपुर में जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर गौर फरमाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उजियारपुर और सराय रंजन से कुछ ऐसी ही विभा तस्वीरें आई हैं जहां ठाए ठाए हो रहा है और जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। सराय रंजन के म्यारी पंचायत के मुखिया राम कुमार महतो के घर पर रिसेप्शन पार्टी चल रही है। बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऑर्केस्ट्रा के धुन पर जमकर डांस हो रहा है। तभी दो नाली लेकर घर से बाहर निकले हैं मुखिया राम कुमार महतो। ये क्या, उन्होंने दो नाली उठाई और आसमान की ओर दनादन गोलियां दागने लगे। शादी ब्याह जैसे शुभ घड़ी में भला कारतूस का क्या काम, लेकिन मुखिया जी कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने अपनी राइफल निकाली और गोलियां बरसाने लगे। तो विवेक, ये तस्वीरें अपने आप में प्रशासन की चुस्ती पर भी सवाल उठाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं हर्ष फायरिंग को लेकर के, उस पर अधिकारी भी नपते हैं और जिनके घर ये तमाम आयोजन हो रहे हैं वो भी नपते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि निर्दोषों की जान चली जाती है। क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है? ये सवाल इस वक्त इन तस्वीरों के साथ खड़ा होता है। क्या घटनाओं से लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं? क्या जान से ज्यादा जश्न जरूरी है, और वो भी इस तरह से? और ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर बार तलाशने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन एक और तस्वीर सवालों के साथ सामने खड़ी हो जाती है और कभी कभी जश्न जो है वो मातम में तब्दील हो जाता है। हर्ष फायरिंग में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और इसके बावजूद हम जश्न के नाम पर इस तरह का आडंबर करने से पीछे नहीं हटते। चलिए, कई सवाल हैं कि कानून जब बन गए तो उस कानून से आपको डर क्यों नहीं लगता? कानून तो आप ही के लिए बनाए गए थे, क्योंकि आप तो कानून तोड़ने वाले हैं। हर्ष फायरिंग करते रहेंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि किसी की जान चली जाए। फिर भी कानून तो है, कानून जिंदा है, कानून अपना काम करेगा, आपकी गिरफ्तारी भी होगी, आपको चिन्हित किया जाएगा। एक कृषि कानून की बात करते हैं। विभाग कृषि कानून के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पत्र को कहा है कि आप पढ़ लीजिए, सभी किसानों से अनुरोध किया है कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग रिएक्शन दे रही हैं। 5 रिएक्शन एक साथ। कि किसानों के साथ लगातार केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और झूठे आश्वासन दे रही है। एमएसपी को लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने नया बयान जारी किया है, पत्र जारी किया है कि उन्हें किसानों को एमएसपी मिलेगा, इसकी गारंटी है। अरे कहाँ गारंटी है? जब मंडी ही खत्म हो जाएगी, बाजार समितियां खत्म हो जाएंगी, तो किसान को एमएसपी पर उनके फसलों का वाजिब मूल्य कौन देगा? देश के किसान 22 दिनों से सड़कों पर है। अब माननीय कृषि मंत्री देश के किसानों को पत्र लिख करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नए नए रोज शिगुफा सरकार छोड़ती है। किसान भाई, अन्नदाता जो देशवासियों का पेट भरते हैं वो परेशान है, बदहाल है, लेकिन सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। केंद्र की एनडीए सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी लागू रहेगा। हमने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि एमएसपी पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन विपक्ष भ्रमजाल फैलाकर कि एमएसपी समाप्त कर दिया जाएगा, किसानों के खेत ले लिए जाएंगे, उद्योगपति हावी हो जाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है और किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। यह दुखद पहलू है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के कृषि मंत्री जब बार बार सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, तब भी एमएसपी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। और विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले और लाभ मिले।
तो बिल्कुल विवेक, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों का पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उनकी कोशिश ये है कि देखिए क्या सरकार चाहती है, किस मंशा के साथ इस कानून को बनाया गया है और किसानों का हित कैसे सधेगा। इसे आप पढ़ लीजिए और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए नहीं, पूरे देश के किसान ये जाने कि सरकार किस कानून के साथ आपके हित की बात कर रही है। और इस बीच आपको बताते चलें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत कर रही है, भ्रमजाल फैला रही है, जबकि किसान जो देश का है वो हमारे साथ इस कानून के साथ खड़ा है। पंजाब के किसान सुलझे हुए हैं, सुलझे नहीं होते तो ये 70,000 करोड़ में 60 से 70% की खरीदारी पंजाब के किसानों ने बेचा। किसानों में कोई भरम नहीं है, ये मंडी की दलाली खाने वालों में भरम है कि किसानों के कंधों पे बंदूक रख के छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं। चलिए, 8 पन्नों की चिट्ठी और 8 बातें उसमें लिखी गई हैं। 8 दिन का भी अगर वक्त ले लेंगे तो चिट्ठी पढ़ी जा सकती है, लेकिन पढ़ना हो तब। मंशा ही लोगों ने स्पष्ट कर दी है कि उसे नहीं पढ़ना। फिर भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि उस चिट्ठी को आप पढ़िएगा जरूर। आपके हित में जो बातें हमने लिखी हैं, किसानों के हित में लिखी हैं, वो हम दिखा भी रहे हैं। किसानों का आश्वासन जो दिया गया है, एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति होगी। अगली बात क्या लिखी है, विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत जाने का भी विकल्प खुला है। यह रास्ता खुला हुआ है, कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। इसके अलावा कृषि कानून किसानों को भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति देता है। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति भी नहीं देता है। एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। चलिए, ये बातें स्पष्ट हैं केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से, लेकिन इतना जरूर है कि पहले इस मजमून को पढ़ना होगा, इस चिट्ठी को पढ़ना होगा। लेकिन सवाल तो यही है विवेक कि देखिए, आप बातचीत से, संवाद से समाधान चाहते हैं क्या? क्योंकि पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि हमें इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है, उसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कई दौर की बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि चलिए उन प्रावधानों की आपकी शंकाओं को दूर किया जा सके। उसके बाद अब जो बात है वो जिद पर और जिद पर आकर टिक गई है कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, जिसे लेकर सरकार ने कहा है कि ये तो संभव नहीं है कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो आपकी शंकाएं हैं बातचीत कीजिए, समाधान के लिए ही ये रास्ता अख्तियार किया गया है। और इसीलिए 8 पन्नों का पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखना पड़ा, जिसके बाद अब देखिए किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र जिसमें 8 आश्वासन दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी का हित करने का प्रयास किया है। पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्हें दूर करना मेरा काम है। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, ये इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। आप यानी कि किसानों का जिक्र है, से अपील है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों की बातों में आप न आए। चलिए, भ्रम में नहीं आए, किसी की बातों में ना आए। और जो ये पॉलिटिकल कह सकते हैं कि इसके अंदर जबरन राजनीति मिलाई जा रही है, घोला जा रहा है, इससे जरा दूर रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आए अपने ट्वीट को लेकर। उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है और उन्होंने कहा है कि कम से कम पढ़ लीजिए, जो बातें कृषि मंत्री कह रहे हैं उनको पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अपील की है उन्होंने कि वो पत्र जरूर पढ़ें, समझें, क्योंकि कृषि सुधार कानून उनके हित में है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट कर दी हैं। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर अन्नदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जितने काम 6 दशकों तक नहीं हुए, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर उतने काम 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। कृषि सुधारों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी का ये पत्र मोदी सरकार की किसानों के हितों के प्रति समर्पण और संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो अन्नदाताओं से ये अपील चल रही है कि आप कम से कम कृषि मंत्री की बातें सुने। उन 8 पन्नों को पढ़ने में कितना वक्त लगता होगा? 8 पन्नों को अगर पढ़ा जाए ध्यान से, तो अगर आप एक पंक्ति को भी बार बार पढ़ेंगे तो उसके लिए भी 8 दिन बहुत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलिए, गोपालगंज से अगली खबर आ रही है। गोपालगंज से खबर है कि एक अधिकारी पकड़े गए हैं। अब जो लोग शराब पीते पकड़ाते हैं, शराब के साथ पकड़े जाते हैं, उनसे भी एक अधिकारी रिश्वत की डिमांड कर रहे थे और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पीजीआरओ है दीपू कुमार के ड्राइवर और होमगार्ड के जवान के साथ एक क्लर्क को भी गिरफ्तार किया है। तो 3 लोग पकड़े गए हैं। और ये पीजीआरओ क्या होता है जरा ये समझिए कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दीपू कुमार की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है कि ये लोग पैसे वसूलते तो थे, पहुंचाते कहां थे। इसलिए कि रात में इस तरह की कोई हमारी टीम काम करती नहीं और रात में मैं कभी भी गश्ती या किसी तरीके से निकलता नहीं घर में। मेरी डिप्रेशन की शिकायत है, जिसके वजह से संध्या में 7 बजे मैं अपना दवाई खा लेता हूं और उसके बाद नींद आ जाती है। उसके बाद कहीं ड्यूटी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरी पत्नी भी मेंटल स्टेट में है, जिसका लगातार 2 साल से इलाज चल रहा है। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कानून बनाया और इसको लेकर के हथुआ के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी जिम्मा दिया गया था कि वो शराबबंदी को लेकर के जो लोग शराब पी के आते हैं या शराब तस्करी करते हैं उसकी जांच करें। और अभी हम आए हुए हैं हथुआ मंडल का जो कार्यालय है, लोक शिकायत निवारण कार्यालय, और आरोप है कि यहाँ पर शराब पीने के आरोप में कुछ लोगों को बंधक बनाया गया था और उन लोगों से लगभग 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। और इसकी शिकायत मिलने पर जो हथुआ एसडीएम है, एसडीपीओ हैं, उन्होंने पूरे मामले की जांच की और जांच में जो है यहाँ पर से जो होमगार्ड के जवान हैं, ड्राइवर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था और एक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया था। और अभी हम इस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और देखेंगे कि इस घटना के बाद से, अरेस्टिंग के बाद से कार्यालय पूरा जो है वो खाली है। यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का ये कार्यालय देखेंगे आप, लोक शिकायत जो पदाधिकारी हैं वो नहीं है, लेकिन उनसे बात हुई, उनका कहना है कि उनके इसमें कुछ संलिप्तता नहीं है, बल्कि शाम को 7 बजे के बाद वो घर चले जाते हैं। और उसके बाद जो है जो निजी ड्राइवर है और निजी गाड़ी है, उस गाड़ी का क्या दुरुपयोग होता है और स्टाफ जो है वहाँ के जो ड्राइवर और गाड़ी में क्या करवाई, क्या कोई गुल खिलाया और किन लोगों गिरफ्तार अरेस्टिंग की गई और क्या फिरौती का मामला है, उनको कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अब देखना है कि गोपालगंज जिला प्रशासन इस मामले में और कुछ क्या कार्रवाई कर पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, विवेक, जिसकी आज दूसरे दिन बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का वक्त है जब ये बैठक होगी और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो बात स्कूल प्रबंधन की हो, कोचिंग संस्थानों की हो, क्योंकि सभी के सामने कोरोना के इस काल में रोजी रोटी का संकट इस वक्त सबसे बड़ा संकट है और इसे लेकर आज फैसला होने की संभावना जाहिर की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के शिक्षकों को भी इसे लेकर इंतजार है कि सरकार आज स्कूल खोलने को लेकर किस तरह का फैसला लेगी। शिक्षकों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग तक की तैयारी स्कूल के स्तर पर की गई है, यानी कि ये पूरा आश्वासन दिया जा रहा है अभिभावकों को, बच्चों को और खुद इस वक्त कोर कमेटी को भी जो बैठक करेगी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप इस तरह का फैसला लें जिसमें बच्चों को स्कूल आने की इजाजत सरकार के तौर पर निर्देश सामने आती हुई नजर आए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज फिर से बैठक होने वाली है। ऐसे में बैठक पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। जहां कोचिंग संचालकों को इंतजार है, वहीं स्कूल प्रशासन भी इंतजार में है कि सरकार आज कोचिंग और स्कूल को लेकर परमिशन देगी। हम सीधे बात करेंगे, केंद्रीय विद्यालय में हम मौजूद हैं, यहाँ पर शिक्षक के साथ साथ यहाँ पर प्राचार्य भी है, उनसे जानते हैं कितना इंतजार हो रहा आपको। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही भारत सरकार का या बिहार सरकार का गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद होता है तो हम सभी लोग तैयार हैं। हमारा स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के लिए भी तैयार है और कर भी चुका है सारी तैयारी।
और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है या सैनिटाइजेशन का काम पूरा है। जैसे आप देखेंगे पूरा सराउंडिंग नीट एंड क्लीन है, क्लासरूम भी। तो हर कोई इंतजार में है। अगर सरकार परमिशन देती है तो पेरेंट्स सहमति जताएंगे क्या? जरूर जताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी चाह रहे हैं उनके बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स हों। और स्पेशली सर बोर्ड और 10 और 12 के बच्चों के लिए मैं बताऊंगी कि उनके लिए जरूरी है, क्योंकि फेस टू फेस जो बात हम बच्चे को कन्वे कर पाते हैं ऑनलाइन में उतनी अच्छी तरह से उनके पास हम नहीं पहुंच पाते हैं। कि जूनियर क्लास के बच्चे को भी परमिशन मिले? मिलेगा सर, लेकिन उनका शिफ्ट बांटा जाएगा, सेक्शन वाइज बुलाना चाहिए। हम लोग पूरी व्यवस्था को पट्टी पर लाएंगे। अगर सरकार देती है परमिशन तो बच्चे को 15-15 के ग्रुप में रख करके पढ़ाएंगे, दूरी मेंटेन करके, और उसको सैनिटाइजर का व्यवस्था है, यहाँ पर मास्क का भी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। जाहिर है छोटे बच्चों को लेकर शिक्षकों ने भी साफ कहा है कि छोटे बच्चों को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अब इंतजार करना होगा आखिर जो बैठक है उसमें सरकार आज फैसला क्या ले पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए आज चर्चा होनी है, और चर्चा इस बात को लेकर भी होनी है कि स्कूल खुलेंगे तो, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, कैसे खोले जाएंगे, किन क्लास के बच्चों को पढ़ाना सबसे पहले ज्यादा अनिवार्य होगा, जिनकी परीक्षाएं हैं या फिर जो खुद को संभाल सकते हैं, इन सभी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। एक कोरोना मरीजों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। खबर यह है कि बिहटा में ईएसआई अस्पताल था, वहां पर संक्रमण काल के दौरान व्यवस्थाएं की गई थी, कुछ बेड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज से वहां कोविड का इलाज बंद हो गया है। और ये वहां पर एक चस्पा किया गया है जिस पर साफ साफ लिखा है कि यहां पर इस ईएसआई हॉस्पिटल में अब कोविड पेशेंट की जांच मतलब इलाज नहीं हो पाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है, तो एक परेशानी यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। और कुछ ही महीनों पहले, तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ईएसआई अस्पताल में कोरोना का इलाज शुरू हुआ था, जिसे बंद कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री का आदेश बताया जा रहा है इसके पीछे। कोविड मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू के 100 बेड यहां थे, और कुल मिलाकर 200 जनरल बेड यहां मौजूद थे, जिसकी आज से सेवा खत्म कर दी गई। और परसों 15 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बिहटा के डॉक्टर्स को चिट्ठी आई कि चूँकि मरीज़ नहीं है तो ये वाइंड अप किया जाए, यहाँ सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी जाए। उसके बाद उन लोगों ने हमें भी मेल किया था, और उस मेल को भी हमने जो सेक्रेटरी सर हैं मिस्टर प्रत्यय अमृत, उनको भी हम लोगों ने फॉरवर्ड करवा दिया था कि उनकी जानकारी में रहे। तो बंद होने का डिसीजन तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आया है, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। और अगली खबर पूर्णिया से है विवेक, लेकिन खबर किसानों से जुड़ी हुई है। वो किसान जो हर सरकार की प्राथमिकता में शामिल होते हैं, जिनके लिए तमाम कवायदे की जाती है, लंबे चौड़े वादे और दावे किए जाते हैं, उन किसानों के लिए नलकूप को लेकर लाखों रुपए खर्च किए गए सरकार के स्तर पर, नलकूप लगाए भी गए, लेकिन उन नलकूपों से पानी उनके खेतों तक पहुंचा क्या? जब इन तस्वीरों को आप देखेंगे जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हालात हैं। किसान इसी वजह से मायूस हैं, परेशान हैं कि उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के सुखसेना गांव में, और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे सरकारी नलकूप है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के किसान हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हालत है और कब से ये बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा हुआ है। ये 15-20 वर्ष पहले ये राजकीय नलकूप चालू हुआ था, और आज की तारीख में इस नलकूप को कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसका मुखिया के पास 19,000 के करीब फंड आया है इसको रिपेयरिंग करने के लिए। वो रिपेयरिंग वाला काम आज तक नहीं हुआ है, और वो फंड जस की तस पड़ा हुआ है। हम मांग करते हैं जो कि सरकार से, जो कि नलकूप को यथासंभव यथाशीघ्र चालू किया जाए, नाले की पानी की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए। तो नलकूप विभाग और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये नलकूप बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही जिले में कई नलकूप हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण से सरकार की योजनाओं का लाभ धरातल पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जरूरत है इस तरह के नलकूप को जल्द मरम्मत करके चालू करवाने की, ताकि किसानों को राहत मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। धनबाद से खबर है, और धनबाद के झरिया से खबर है कह सकते हैं, क्योंकि झरिया में भू धसान की समस्या आम है, और एक बार फिर एक महिला उस भू धसान की शिकार हो गई है।
और फिलहाल उसकी खोजबीन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो झरिया में धुएं का अंबार लगा हुआ है, जमीन के नीचे आग लगी हुई है, ये आग कब बुझेगी इसका कुछ